साथियों नमस्कार, जय भीम। साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मंच द लीजेंड्स ऑफ सोयल के अंदर। यहाँ पर हम पिछले हफ्ते हमने बात की थी भगत सिंह के लिखे हुए लेख अछूत समस्या पर। उसको हमने महज पढ़ा था, केवल पढ़कर आप लोगों को सुनाया था। अब उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले एपिसोड में हम उसको पढ़ चुके हैं। उस लेख के अंदर भगत सिंह की एक बृहद सोच उभर कर सामने आई और उसमें हमें पता चलता है कि एक नौजवान किस तरह से देश की समस्याओं के प्रति संजीदा था, कितना सीरियस होकर, कितने गंभीर अध्ययन करने के बाद वो इन विषयों पर सोचता था। क्या उसकी सोच रही, वो बात अलग है कि उस सोच को परवान चढ़ाने का उनको मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। साथियों, भगत सिंह क्योंकि एक नास्तिक व्यक्ति थे, वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए वो स्पष्टवादिता से जाति प्रथा के ऊपर इतनी भयंकर चोट कर पाए। इस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत गढ़ दिया गया। इस निष्कर्ष पर कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। साथियों, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है, बहुत ही गंभीर तरीके से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। तभी व्यक्ति सोच सकता है और इस तरह के निष्कर्ष जो है वो बना सकता है। साथियों, उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक कुत्ता हमारी रसोई में निसंग फिर सकता है, परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने जो उस समय के दिखावटी मित्र बने घूमते थे, उन पर व्यंग्य की तौर पर तंज कसे। उनका ये कहना कि लाला जी ने 2 मांगे मनवाकर हिंदू धर्म की लाज रख ली और मदन मोहन मालवीय जी पर यह कटाक्ष करना कि वो एक अछूत के हाथ से
हार पहनकर कपड़ों सहित स्नान करना नहीं भूलते। इस सारी बात को उन्होंने व्यंग्य के तौर पर कहा, यानी एक तंज कसा। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने या हमारे पूर्वजों ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो वो अपनी गलती को अपनी पूर्वजों की गलती को मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और न सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उसको दूर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। वो ललकारते हैं कि यदि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस किए गए पाप का प्रायश्चित करके दिखाइए। वो कहते हैं कि आप अपने हक अधिकार लीजिए, उन्हें छीन लीजिए। उनके लिए आपको आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन कीजिए। जो भी अधिकार आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उन्हें आप किसी भी कीमत पर मत छोड़िए। हालांकि बाद में पूना पैक्ट के जरिए उन अधिकारों को लगभग समाप्त कर दिया गया, उन्हें दिया नहीं गया। यदि भगत सिंह उस समय जिंदा होते तो वो इसका पुरजोर विरोध करते। वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि सबसे पीड़ित, सबसे शोषित तबके का फिर से शोषण करने का नया हथियार निकाल लिया जाए। राजनीतिक अधिकार एक रस्सी से बांधकर दिए गए, जिन्हें मजबूरीवश बाबा साहब को एक नेता के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। वहाँ पर क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन करके उस पूरे प्रस्ताव को तारपीड़ो कर दिया था, तो उन पर तो जब बात करेंगे तब करेंगे। फ़िलहाल हम भगत सिंह सीरीज पर हैं तो इससे ना भटकते हुए हम इसी विषय पर रहें और इसी पर बात करें। भगत सिंह की जो सोच थी वो सबको समता की सोच थी, सबको बराबरी की सोच थी। वो पुरुष और स्त्री, ऊंच नीच, काला गोरा, किसी भी भेद को मानने वाले नहीं थे। वह इंसान को केवल इंसान समझने वाले शख्स थे और उसी विचारधारा को वो आगे लेकर बढ़ रहे थे। वो मानवता से प्यार करने वाले इंसान थे। इंसानियत को सर्वोच्च रखना उन्होंने अपनी प्राथमिकता बनाया हुआ था। उन्होंने अपने
बयान में भी जो कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, उसमें भी वो कहते हैं कि हम मानव जीवन को सर्वोपरि मानते हैं, किसी की हत्या करना हमारा मकसद नहीं है, और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। केवल सॉन्ड्रस की हत्या के लिए वो जरूर गए, मगर वो भी एक बदले के तौर पर, एक प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया। उनकी विचारधारा एक विशाल समुद्र है, जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। यदि भगत सिंह की विचारधारा के अनुरूप देश के अंदर लोग उठते, जुड़ते, उनको आत्मसात करते, तो कानून कोई भी रहा हो, संविधान कोई भी रहा हो, नैतिकता हमारे अंदर अपने आप से ही आ जानी थी। परंतु हम लोगों ने भगत सिंह को केवल फोटो में ही एक्सेप्ट किया है। एक गाड़ियों के पीछे भी मैंने लिखा देखा, और कई नौजवान यंग लड़के जो थे वो टी शर्टें पहने हुए थे जिस पे भगत सिंह का स्टिकर बना हुआ था और नीचे लिखा हुआ था लगदा फेर आना पऊ। पंजाबी में लिखा हुआ था लगदा फेर आना पऊ, जिसका मतलब है लगता है फिर आना पड़ेगा। साथियों, भगत सिंह की विचारधारा से ये सबसे बड़ा मजाक है। सबसे बड़ा मजाक वो लोग कर रहे हैं जो इस तरह के स्लोगन बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। वो भगत सिंह को एक प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में उतार रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। असलियत ये है कि भगत सिंह तो पुनर्जन्म, आत्मा, इन विषयों पर एक बिल्कुल स्पष्ट राय रखते थे, और वो इन सभी चीज़ों को मानते ही नहीं थे। वो इन सब को सिरे से नकारते हैं। इस पर फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ की बारी आएगी। उसके अंदर उन्होंने कारण सहित पूरे कारण देकर, पूरे तथ्य पेश करके अपनी बात रखी है, और उनकी बात का किसी के भी पास कोई जवाब नहीं है। साथियों, उनकी बात का जवाब नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनका जवाब देना मैं नहीं समझता कोई समझदार व्यक्ति उनका जवाब दे पाएगा, क्योंकि जब तर्क बुद्धि से, तर्क शक्ति से बात की जाती है तो भगत सिंह के सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। वो इतने स्पष्ट तरीके से बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते हैं, वो सीधे सीधे साफ स्पष्ट अपनी बात रख देते हैं। और जो व्यक्ति सीधे साफ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखता है
उसका जवाब देना समझदार व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तथ्यों के खिलाफ बहस करने की हिम्मत केवल और केवल मूर्ख और अकल से पैदल लोग करते हैं। समझदार व्यक्ति तथ्यों के ऊपर तथ्य रखकर ही बात करता है, बगैर तथ्यों के नहीं। और जब तथ्य अकाट्य हों तो समझदार व्यक्ति पीछे हट जाता है, वो फिर बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। हाँ, एक व्यक्ति बहस में पड़ सकता है जिसके दिमाग के अंदर खुराफात भरी हो, जो तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की कला जानता हो, जो झूठ बोलता हो। वो व्यक्ति बहस करने के लिए आ सकता है, परंतु वो भी ज़्यादा दूर चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो तथ्य वो रखेगा वो टिकने वाले नहीं होते। तो जो हमने बात शुरू की थी भगत सिंह की सोच के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर, कि वो अछूत समस्या पर कितनी गहनता से विचार करते थे, किस तरह से उसका निदान वो चाहते थे। साथियों, भगत सिंह ने जो निदान बताया वो प्रैक्टिकल है, परंतु उसके अंदर भगत सिंह अपने जैसी नैतिकता की अपेक्षा सभी देशवासियों से करते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से भगत सिंह सोच रहे थे उस तरह से हर एक देशवासी सोचे, और यदि हर एक देशवासी उनकी तरह से सोचना लग जाए तो मैं भी नहीं मानता कि कोई समस्या रहेगी, तब तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था धर्म का एक अटूट हिस्सा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये अटूट हिस्सा नहीं, जड़ है। और इन जड़ों को धर्म से अलग किए बगैर नहीं निकाला जा सकता। आप धर्म को यदि पर्सनल मानकर, अपना पर्सनल मैटर मानकर फॉलो करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप समाज के अंदर धर्म को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। धर्म चाहे कोई भी रहा हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म में, यहाँ धर्म कोई भी रहा हो, ये दिक्कत सभी के साथ है। और इसको जो समझदार साथी हैं वो महसूस करेंगे।
तो इन्हीं बातों के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नया लेख लेकर। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर देते रहें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।